हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्र में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 2020 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। 2020 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और ये 2020 के क्वेश्चन पेपर का हिंदी का सेक्शन है। ठीक है, ये हिंदी का सेक्शन है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। और इसका सेकेंड पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने शुरू के 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और अभी हम लास्ट के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हुए पढ़ रहे हैं, ताकि जब आप अपने एग्जाम में बैठें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे हेल्प मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सुमित्रा नंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। छायावादी युग के प्रवर्तक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। इनकी जो प्रथम रचना अगर पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? इनकी प्रथम रचना झरना थी। ठीक है, झरना 1918 में इन्होंने झरना की रचना की थी और तभी से इनको छायावादी कवि कहा जाता है। ठीक है, इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस रचना है कामायनी। बहुत बार पूछता है कि कामायनी किसने लिखा है, तो क्या बताएंगे? जयशंकर प्रसाद। आशु, ठीक है, हम उन्हीं रचनाओं को डिस्कस करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आशु। उसके बाद से लहर, ठीक है, प्रेम पथिक, ठीक है, ये इनकी अन्य रचनाओं में से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और पीछे के वीडियो में हमने सुमित्रा नंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल और श्रीधर पाठक की रचनाओं को डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक शब्द उदाहरण है। हमारा ऑप्शन है दीर्घ संधि का, गुण स्वर संधि का, वृद्धि संधि का, अयाधि स्वर संधि का। ठीक है, तो जो पावक है वो किस संधि का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अयाधि स्वर संधि का। ठीक है, जो पावक है, पावक में कौन सी संधि है? तो अयाधि स्वर संधि है। ठीक है, देखिए अयाधि संधि किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जब ए, ठीक है, ए, ऐ, ओ और औ, ध्यान दीजिएगा, हमने 4 स्वर की बात की, ए, ऐ, ओ और औ के साथ। ध्यान दीजिएगा, जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद क्या आए? स्वरों का मेल हो। ठीक है, ठीक है, जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद दूसरे स्वरों का मेल होता है तो क्या हो जाता है? ए का ऐ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है। जगह नहीं मिल पा रहा है, मैं ऐसे बता देती हूँ। ए का क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। ठीक है, ऐ का क्या हो जाता है? आय हो जाता है। ठीक है, ओ का क्या हो जाता है? औ हो जाता है। ठीक है, और फिर औ का क्या हो जाता है? तो आव हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला कि अयाधि स्वर संधि किसे कहते हैं? ठीक है, तो जब ए, ऐ, ओ, औ स्वरों के बाद किसी दूसरे स्वरों का मेल हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है? ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अयाधि स्वर संधि कहते हैं। अगर इसको हम उदाहरण से समझें तो देखिए इसका उदाहरण हो जाएगा ने। ठीक है, ने धन आयन, ने धन आयन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ए का किससे हो रहा है मेल? औ से हो रहा है। ठीक है, ए का औ से मेल हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? हमारा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। ठीक है, काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं इसे हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। काव्य के कुल कितने भेद है? तो 2 भेद है। अगर पूछे कौन कौन सा, तो देखिए एक होता है दृश्य काव्य, एक होता है दृश्य काव्य और एक होता है श्रव्य काव्य। ठीक है, ये 2 काव्य के भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसारण का विलोम शब्द है। हमारा ऑप्शन है प्रतिपादन, आरक्षण, अंकुचन, सदर्शन। ठीक है, तो प्रसारण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंकुचन। ठीक है, प्रसारण का मतलब होता है क्या? फैलना, फैलाना, और आकुंचन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोक संस्कृति का जन्म हुआ शहरों में, गाँव में, कस्बों में, विद्यालयों में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाँव में। जो लोक संस्कृति है उसका जन्म गाँव में हुआ। फ्रेंड, जहाँ डिटेल में समझने की जरूरत पड़ेगी हम वहाँ डिटेल में समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृपाण शब्द है, हमारा ऑप्शन है आगत, देशज, तद्भव, तत्सम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो कृपाण शब्द है वो कैसा शब्द है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द को इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि जहाँ पे री आ जाए, जहाँ पे री आ जाए, कछ आ जाए, ठीक है, तालब में स आ जाए, आधा र आ जाए, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे तत्सम शब्द होता है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, आप जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का अर्थ है? बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का अर्थ है? हमारा ऑप्शन है चक्कर में पड़ना, अक्ल पे पत्थर पड़ना, धोखा खाना, उल्लू बनाना। ठीक है, तो बुद्धि भ्रमित होने का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बुद्धि भ्रमित होने का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चक्कर में पड़ना। ठीक है, बुद्धि भ्रमित होने का क्या हो जाएगा? चक्कर में पड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है। हमारा ऑप्शन है भार टालना, बक्सा रखना, जमीन पर कुछ पटकना, बात पक्की होना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, सिर से बोझ उतारना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भार टालना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भार टालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? हमारा ऑप्शन है वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, पशु। ठीक है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? मैंने रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, रूढ़ शब्द उसे कहते हैं कि अगर हम किसी शब्द का खंड करें, ठीक है, अगर हम जैसे इसका हम खंड करते हैं प प्लस सु, अगर हम किसी शब्द का खंड करें, ठीक है, और उसका कोई शाब्दिक अर्थ ना निकले, उसका कोई सार्थक अर्थ ना निकले, वहाँ पे क्या होता है? रूढ़ शब्द होता है। और जो रूढ़ शब्द होते हैं वो किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु के लिए यूज किए जाते हैं। जो रूढ़ शब्द होते हैं किसी विशेष वस्तु के लिए यूज किए जाते हैं, एक प्रकार का वो विशेष अर्थ देते हैं। जैसे हम पशु बोले तो आपके दिमाग में पशुओं का चित्र आ गया होगा, तो इसी को हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महोत्सव में संधि है। हमारा ऑप्शन है गुण संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महोत्सव में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुण संधि। महोत्सव में कौन सी संधि है? गुण संधि। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव। महाधन उत्सव क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबर का विलोम है। हमारा ऑप्शन है अवनी, आकाश, अभिन्न, प्रक्षिप्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंबर का विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए, अवनी। ठीक है, अंबर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अवनी हो जाएगा। अंबर का अर्थ होता है आकाश और अवनी का क्या अर्थ होता है? तो धरती होता है। ठीक है, आकाश का पताल हो जाएगा, ठीक है, अभिन्न का भिन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे कैसा शब्द है। मुझे कैसा शब्द है? हमारा ऑप्शन है मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तम पुरुष। ध्यान दीजिएगा, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, ठीक है, पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या आता है? उत्तम पुरुष में जब हम खुद की बात करते हैं, जैसे कि मैं हो गया, हम हो गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं, ठीक है, हम, मुझे, ये सब क्या है? ये सब है उत्तम पुरुष। ठीक है, अगर हम मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? तू, तुम। ठीक है, अगर हम तुम की बात करें, तुम हमने बोला, फिर हमने तुमने बोला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। और अगर अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा? जैसे कि वह हो गया, वे हो गया, ये सब क्या है? ये सब अन्य पुरुष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिर्मुखी में समास है। हमारा ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अव्ययीभाव समास। जो बहिर्मुखी है वहाँ पे कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास की साहित्यिक भाषा है। सूरदास की साहित्यिक भाषा है। हमारा ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। तो जो सूरदास की भाषा है आपको बताना है कि सूरदास की भाषा क्या है, साहित्यिक भाषा क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रजभाषा। ठीक है, सूरदास की साहित्यिक भाषा क्या थी? ब्रजभाषा है इनकी। अगर इनकी अन्य रचनाओं की हम बात करें, इनकी रचनाओं की बात करें, तो इनका रचना हो जाएगा सुरसारावली। पूछता है सुरसारावली किसने लिखी थी? अब क्या बताएंगे? सूरदास।
ठीक है। उसके बाद से है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ठीक है। ये दोनों रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं। सुरसरावली किसने लिखा है, साहित्य लहरी किसने लिखा है, तो सूरदास ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य में वर्णन होता है मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण का, मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण, मानव जीवन के एकांकी पक्ष का चित्रण, मानवेतर जीवन के बृहद पक्ष का चित्रण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि महाकाव्य में मैंने बताया था कि काव्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए महाकाव्य में किसका वर्णन होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण का। और एक हमने खंड काव्य बताया था जिसमें जीवन के किसी एक खंड का क्या होता है, चरित्र चित्रण किया जाता है। और महाकाव्य में क्या होता है, तो मानव जीवन के बृहद और व्यापक स्तर पर क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है। और खंड काव्य में किसी एक पात्र का, किसी एक खंड का चित्रण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे दिया है ना, अगर खंड काव्य, तो देखिए यहाँ पे दिया है मानव जीवन के एकांकी पक्ष का चित्रण खंड काव्य में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिर्च में कौन सा समास है। हमारा ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में काली मिर्च में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी काव्य कृति है। उर्वशी किसकी काव्य कृति है। हमारा ऑप्शन है अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है, उर्वशी लिखा है। अगर इनकी अन्य रचनाओं की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, रेणुका, जो बहुत ज़्यादा पूछता है, हम उसी को सिर्फ बताएंगे। रेणुका, हुंकार, हुंकार, ठीक है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र। और इन्होंने क्या लिखा है, रश्मिरथी, रश्मिरथी लिखा तो इन्होंने बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन हम उन्हीं को पढ़ेंगे जो बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी का पर्यायवाची है। सन्यासी का पर्यायवाची है, हमारा ऑप्शन है ढोंगी, ठीक है, बाबा, वृद्धा, दंडी। तो जो सन्यासी है उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी, दंडी, ठीक है। हम सन्यासी को क्या बोल सकते हैं, दंडी बोलते हैं, वैरागी बोलते हैं, ठीक है, वैरागी बोलते हैं, उसके बाद विरत बोलते हैं। ये सब क्या है, ये सब सन्यासी का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। हमारा ऑप्शन है जुगुप्सा, विस्मय, भय, उत्साह, ठीक है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्मय, ठीक है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है। अगर हम बात करें अस्थाई भाव की, अस्थाई भाव की संख्या 9 है और रसों की भी संख्या अगर पूछे तो 9 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है। हमारा ऑप्शन है ईश्वरदास, नाभादास, मतीराम, रहीम। पूछ रहा है कि इनमें से कौन से जो कवि हैं वह भक्ति काल के नहीं हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतीराम। जो मतीराम है वह भक्ति काल के कवि नहीं है, यह रीति काल के कवि हैं, ठीक है, यह रीति काल के कवि हैं। बाकी जो ईश्वरदास हैं, नाभादास हैं और रहीम हैं, यह भक्ति काल के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमारा ऑप्शन है मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, बच्चों को काटकर फल खिला दो, वह सुंदर दृश्य है, वह अत्यंत बुद्धिमान तथा बलशाली है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है, बच्चों को काटकर फल खिला दो। ये गलत है, हम बच्चों को काटकर फल खिलाएंगे या फल को काटकर बच्चों को खिलाएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों को काटकर फल खिला दो। बाकी मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, यह सही है। वह सुंदर दृश्य है, ये भी सही है, शुद्ध है। वह अत्यंत बुद्धिमान तथा बलशाली है, ये भी शुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी गलत है। हम क्या बोलेंगे कि बच्चों को फल काटकर खिला दो, बच्चों को यहाँ पे हो जाएगा फल काटकर खिला दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कारवां किस विधा की रचना है। कारवां किस विधा की रचना है। हमारा ऑप्शन है नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी। तो कारवां है वह किस विधा की रचना आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकांकी। जो कारवां है वह एक एकांकी है और इसको किसने लिखी है, तो भुवनेश्वर ने लिखी है, भुवनेश्वर ने इसको लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है। उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ,
दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, यह बात सभी को स्वीकार है। देखिए, अगर आप हमारे पिछले वीडियो भी देख रहे हैं या देख चुके हैं तो आप निश्चित रूप से इसका आंसर बता देंगे कि संयुक्त वाक्य इसमें से कौन सा है, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से इसको समझाया है कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। इसको और से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। दवा लो एक वाक्य है, बुखार कम हो जाएगा ये भी एक वाक्य है, और इसको और से दोनों को जोड़ा गया है। इस हिसाब से यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि मिश्र वाक्य मैंने क्या बताया था कि एक वाक्य है और एक वाक्य पे दूसरा वाक्य क्या होता है, आश्रित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाता है। जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन है मसृण, मितव्ययी, अल्पव्ययी, कृपा। तो जो कंजूसी से धन को व्यय करता है उसको हम कृपण बोलते हैं। कृपण मतलब क्या, कंजूस। ठीक है, कृपण बोलते हैं। कृपण कैसा शब्द है, तो यह एक तत्सम शब्द है। देखिए, इसमें री की मात्रा है, ये एक प्रकार का कैसा शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। हमारा ऑप्शन है विशेष्य, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो अगर क्रिया की विशेषता जो बताता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही डिटेल में वीडियो को पाने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पिछले के वीडियो में हमने 2022, ठीक है, 2021 पेपर को सॉल्व कर दिया है, डिटेल के साथ सॉल्व किया है, और आगे हम 2019 और 2018 के भी पेपर को सॉल्व करेंगे। हम पिछले 5 साल के पेपर को अच्छे से डिटेल में समझते हुए सॉल्व करेंगे, ताकि जब आप अपने एग्जाम में बैठें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्वेश्चन देखने को मिले और आप अच्छे से अच्छा स्कोर करके आएँ। ठीक है फ्रेंड।